गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 8 का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने सूक्ष्म जीव है उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा था, जैसे जीवाणु, वायरस, क्वक, प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्म जीव थे, उनके बारे में पढ़ा। इनके वाणिज्यिक उपयोग क्या है उनके बारे में पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म जीव हैं उनके औषधीय उपयोग क्या हैं। तो सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग में स्टार्ट करते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं, जो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है या फिर उनके प्रभाव को ख़त्म कर देती है। उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक के जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन उनके करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु हैं वो फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद यानी फंजाई उससे क्या पेनिसिलिन बनाई गई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, ये ध्यान रखना। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। फिर आगे पढ़ते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि यह रोग किस कारण होता है, विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा होते हैं। तो इस तरह से अपने को जब किसी बीमारी में प्रतिजैविक की आवश्यकता होती तभी लेने चाहिए, अन्यथा बिना आवश्यकता के नहीं लेने चाहिए। फिर अगला है टॉपिक वैक्सीन या टीके। ये क्या है, तो शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो प्रतिरक्षी मतलब रोगों से लड़ने में जो अपने में उत्पन्न होते हैं लाभदायक जीवाणु या रोगों से लड़ने में अपने में जो ऊर्जा होती है उसे प्रतिरक्षी कहते हैं। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं।
यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय रोग यानी टीबी रोग, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। तो वैक्सीन क्या है? प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के एक साधन है जिनके द्वारा अपने शरीर में रोगों से लड़ा जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? चेचक के लिए 1798 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ध्यान रखना, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप यानी जो आपको पोलियो की बूंदें पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। तो टीकों द्वारा भी क्या प्रतिरक्षा उत्पन्न की जा सकती है। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं। फिर आगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। जो सूक्ष्म जीव हैं ये मिट्टी की उर्वरता में कैसे वृद्धि करते हैं? कुछ जीवाणु हरे एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ जीवाणु होते हुए वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति वायुमंडल में करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन से कहलाएंगे? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नीले शैवाल, हरे शैवाल, इनके बारे में दिखा रखा है आपको। अब ये पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? पर्यावरण का शुद्धिकरण अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली और बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों में बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्रियाकलाप 2.5 दिया हुआ है। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली भर दीजिए। कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? क्योंकि जो पादपों से और जंतुओं से प्राप्त अपशिष्ट होते हैं, जीवाणु उनका अपघटन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है, कांच है और अन्य प्लास्टिक की वस्तुएं, थैलियाँ, खिलौने, इनका जीवाणु आसानी से अपघटन नहीं कर सकते। तो यह कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है।
इस प्रक्रिया में बने पोषक हैं वो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीव उन प्रक्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये जो लाभदायक जीवाणु हैं उनके बारे में कंप्लीट हुआ। फिर आगे है हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो अपने को हानि कैसे पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले से सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो अपने जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कितने टॉपिक रह गए अब देखिए आप। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उसमें है मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव हो गया है। इसके बाद में दिया हुआ है रोग कौन कौन से हैं, उनके लक्षण, बचाव के उपाय, जंतुओं में रोगकारक जीवाणु कौन से हैं ये पढ़ेंगे। पादपों में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, खाद्य परिरक्षण, ये सारे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाया उसे आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।